मैं रेंगता हुआ कमांडो खालिद के पास गया और इसके कान में कहा, मेरे पीछे आ जाओ। हम उठ खड़े हुए और झुक कर दबे पांव चलते सामने वाले बाग की तरफ बढ़ गए। इस वक्त नाग मंदिर के अंदर से सपेरे फौजियों के 2-4 कहकहों की आवाज़ें सुनाई दी। मैं बहुत चौकन्ना होकर बड़ी एहतियात से चल रहा था, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता था कि वहाँ सपेरे फौजियों की कोई गश्त पार्टी ना हो। ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं कमांडो को लेकर सामने वाले बाग के फलदार दरख्तों के करीब आया, एक जानिब से किसी ने आवाज़ दी, अरे कहाँ मर गए हो? मंदिर में चलकर सोमरस पी लेना, यहाँ गांजा ना पीना। हम वहीं फलदार दरख्तों के झाड़ में बैठ गए। अंधेरे में एक फौजी बड़े मज़े से टहलता हुआ मंदिर की तरफ जा रहा था। इसे हमारे करीब से गुजरना था, क्योंकि यही रास्ता मंदिर को जाता था। इसको हलाक करना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अगर वो मंदिर के दरवाजे की तरफ से ऊपर चढ़ा तो 100 में से 99% मुझे यकीन था कि इसका पाँव बारूदी सुरंग पर पड़ेगा और बड़े ज़ोर का धमाका होगा। इस वक्त धमाका नहीं होना चाहिए था। मैंने कमांडो खालिद के कांधे को ख़ास अंदाज में दबाया। वो जल्दी से बैठे बैठे पीछे हट गया। इस दौरान सपेरा फौजी मुझसे कोई 3-4 कदम फीट के फासले पर आ गया था। जैसे ही वो मेरे करीब से होकर गुजरा, आगे गया, मैं उठ खड़ा हुआ और इसकी गर्दन में बाजू डालकर इसकी खोपड़ी के साथ पिस्तौल की नाली लगाकर ट्रिगर दबा दिया। ठक की आवाज़ के साथ सपेरे फौजी का बदन मेरे बाजू के शिकंजे में ढीला पड़ गया। मैंने बड़े आराम से इसे वहीं ज़मीन पर डाल दिया। मेरी निगाहें अंधेरे में इसके दूसरे साथी को तलाश कर रही थी। मैंने कमांडो खालिद को एक तरफ झाड़ी के पास बैठे देखा। वो बिल्कुल साकित होकर बैठा हुआ था। मैंने इसका बाजू मखसूस अंदाज में दबाकर इसे इशारा दे दिया था कि वो कुछ न करे और छुप कर बैठ जाए। सामने वाले दरख्तों में से एक और इंसानी साया निकल कर हमारी तरफ आने लगा। ये पहले सपेरे फौजी का साथी था। वो भी बड़े आराम से टहलता हुआ चला रहा था। इसके हाथ में सिगरेट था, जिसके वो कश लगा रहा था। जब वो मेरे करीब आया तो मुझे चरस की बदबू महसूस हुई। मैं रात की तारीकी में फलदार दरख्त के बिल्कुल साल लगकर अपने आप को समेट कर बैठा हुआ था। आगे इसके साथी की लाश पड़ी हुई थी, जिसके साथ इसके पाँव के टकराने का इम्कान मौजूद था। मैं इससे पहले इसे दबोचना चाहता था। इसने अपने साथी को आवाज़ दी, मगर इसका साथी अब कहीं इसकी आवाज़ नहीं सुन सकता था। वो आगे बढ़ा। चरस की बदबू तेज़ हो गई। मैंने सांस रोक लिया। वो मेरे करीब से निकल गया। मैंने उठकर इसे दबोचना चाहा तो इसे मेरे पाँव की आहट सुनाई दी। इसने पलट कर मेरी तरफ देखता और देखता ही रह गया। मैंने इसके चेहरे पर फायर कर दिया। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान भी मेरा निशाना कभी खता नहीं गया था। बहुत कम होता था कि मेरी गोली रिंग के सेंटर में नहीं लगी थी। वो मुंह के बल आगे को गिरा। मैं पीछे होकर बैठ गया। कमांडो खालिद घुटनों के बल चलता मेरे पास आ गया। कहने लगा, कोई तीसरा फौजी भी होगा? मैंने सरगोशी में कहा, देखा जाएगा। हमने दोनों लाशों को घसीट कर दरख्तों के नीचे एक तरफ करके डाल दिया। वहाँ अंधेरा था, कोई दूसरी गश्ती पार्टी को लाशें नजर नहीं आ सकती थी। मैंने कमांडो खालिद का बाजू दबाया और आगे को चल पड़ा। कमांडो खालिद समझ गया कि अब इसे मेरे इशारे पर चलना है। आगे किस तरफ जाना है मुझे मालूम था। अब हमारा टारगेट महादेव का आश्रम था। हमारे पास सिर्फ 2 बारूदी सुरंगें और 4 टाइम बम बाकी रह गए थे। 2 दस्ती बम हमारी जेबों में थे। पिस्तौल हाथ में पकड़े हुए थे। स्टेन गन्ने कांधों से लटक रही थी। मैं तालाब की तरफ से आश्रम की तरफ गया। मुझे इल्म था कि यहाँ रात को कोई गार्ड वगैरह नहीं होते। इस तरफ सिर्फ रात के पिछले पहर, बल्कि शहर से कुछ पहले महादेव की खास नीरत की इसके कमरे से निकलकर अपनी सखियों के हमरा स्नान करने आती है। इस वक्त सपेरे फौजियों की एक टोली इसकी हिफाजत या निगरानी के वास्ते कुछ फासले पर ज़रूर मौजूद होती थी। इसके सिवा यहाँ सारी रात खामोशी और वीरानी छाई रहती थी। तालाब पर सन्नाटा तारी था। हम सिर्फ इशारों में एक दूसरे को अपना मफहूम समझा रहे थे। सरगोशियों में भी बातें नहीं कर रहे थे। मैं संगे मरमर की इस रविश पर आ गया, जहाँ मुँह अंधेरे आश्रम में रात गुजार कर महादेव की चहेती निरत्की को स्नान करने आना था। आश्रम की इमारत अंधेरे में किसी छोटे किले की तरह दिखाई दे रही थी। इसकी एक खिड़की में मदम रोशनी हो रही थी। बाकी सारी इमारत अंधेरे में डूबी हुई थी। यह आश्रम का आकब था। आश्रम के सदर दरवाजे की तरफ गार्ड हर वक्त मौजूद रहते थे, मगर इस तरफ रात को कोई नहीं आता था। ये बात मुझे सेंधिया ने भी बता दी थी। आश्रम का भी दरवाजा बंद था। मैंने इसे जरा सा धकेला। अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मैं दीवार के बिल्कुल साल लगकर कदम कदम आगे बढ़ने लगा। कमांडो खालिद मेरे पीछे पीछे आ रहा था। एक जगह दीवार में जमीन से कोई 1 फीट ऊपर एक छोटा सा शुगाफ था। वहाँ से 2-3 ईंटें उखड़ी हुई थी। मैंने झुककर इसके अंदर 2 टाइम बम रखे और क्लॉक का बटन दबा दिया। इसे भी तकरीबन 1 घंटे बाद फटना था। इसी तरह मैंने दीवार में आगे जाकर भी 2 टाइम बम दीवार के एक सुराख में फंसाकर बटन दबा दिए। यहाँ एक छोटा सा बरामदा था। बरामदा अंधेरे में खाली पड़ा था। मैंने खालिद को बरामदे में चले आने का इशारा किया और पंजों के बल चलता बरामदे में आकर सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। ये छोटा दरवाज़ा था।
शायद यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी। मैंने दरवाजे को धकेला, वो अंदर की तरफ नहीं खुलता था। मैंने इसे बाहर की तरफ खींचा तो इसका पट खुल गया। सीढ़ियाँ ऊपर को जाती थी। हम आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाले दरवाजे के करीब आए तो हमें एक मर्द के हंसने और नशे में बातें करने की आवाज़ आई। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक छोटी सी गैलरी थी जिसके आगे पत्थर की जालीदार छोटी सी दीवार थी। हम झुककर गैलरी में आए और वहीं बैठकर जालियों में से दूसरी तरफ देखा। सामने एक मंजर नजर आया कि महादेव एक मुसंद पर नीम उरिया हालत में बैठा झूम रहा है। एक निरतकी गिलास में बोतल में से शराब डाल रही है। एक निरतकी जो तकरीबन उरिया थी, इसके जानों पर सर रखे नीम दराज है और महादेव इससे हंस हंस कर बातें कर रहा है। मैंने कमांडो खालिद के कान में सरगोशी की। यही वो शैतान महादेव है जो मेरी बीवी समेत न जाने कितनी मासूम औरतों की इज्जतें बर्बाद कर चुका है। मैंने स्टेन गन की नाली पत्थर की जाली में से दूसरी तरफ थोड़ी सी निकाली और महादेव के फूले हुए पेट को निशाने में लेने की कोशिश करने लगा। स्टेन गन से निशाना कारगर नहीं होता जिस तरह के राइफल का निशाना कारगर होता है। इसका निशाना लिया भी नहीं जाता। टारगेट को सामने देखकर इसके ब्रेस्ट की बौछारें दाएं बाएं फायर की जाती हैं, लेकिन एक तो मेरे पास राइफल नहीं थी। पिस्तौल का निशाना इतनी दूर से धोखा दे सकता था। स्टेन गन का ब्रेस्ट इसलिए फायर नहीं करना चाहता था कि इस शैतान के जानों में कोरल लेटी हुई थी जिसे मारना मेरे मिशन में शामिल नहीं था। कमांडो खालिद ने मुझे स्टेन गन का निशाना बांधते हुए देखा तो मेरे करीब होकर सरगोशी में कहा, ब्रेस्ट फायर करो। मैंने सरगोशी में कहा, मैं औरत को नहीं मारना चाहता। कमांडो खालिद ने बड़े नुक्ते की बात कही, एक ब्रेस्ट छत पर फायर करो, औरत डर कर भाग जाएगी, टारगेट सामने आ जाएगा, इसे मार देना। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं था। पहले टाइम बम को लगाए तकरीबन आधा घंटा गुजर गया था। मजीद आध घंटे बाद नागमंदिर ने क़यामत खेज धमाके से उड़ जाना था। मुझे जो कुछ करना था जल्दी कर गुजरना था। मैंने स्टेन गन की नाली पत्थर की जाली में से बाहर निकाल ली और उठकर खड़ा हो गया। इसके साथ ही मैंने नाली का रुख छत की तरफ करके एक ब्रेस्ट फायर किया तो धमाकों से कमरा गूंज गया। दोनों औरतें चीखे मारती दरवाजे की तरफ दीवाना वार दौड़ी। मेरा टारगेट सामने था। महादेव बहुत मोटा था। इसने तेल के चिरागों की रोशनी में एक आदमी को गैलरी में स्टेन गन के साथ खड़े देखा तो वो भी दरवाजे की तरफ दौड़ने के लिए उठने की कोशिश करने लगा, मगर एक तो वो नशे में था, दूसरा इसका पेट बाहर को निकला हुआ था। वो उठते उठते गिर पड़ा। मैंने दूसरा ब्रेस्ट सीधा महादेव के पेट को निशाना बनाकर फायर कर दिया। मैं इस वक्त तक स्टेन गन के ब्रेस्ट फायर करता रहा जब तक कि शैतान सिफ्त महादेव का फूला हुआ मोटा जिस्म गोलियों से छलनी होकर लहू लुहान नहीं हो गया। कमांडो खालिद ने मेरा बाजू खींच कर कहा, अब निकल चलो, क्या कर रहे हो। हम गैलरी में से निकल कर जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर कर बरामदे में आए तो सामने से 3 सपेरे फौजी बरामदे की तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। मैंने और कमांडो खालिद दोनों ने इन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तीनों उलट गए। हम जिस तरफ से आए थे इस तरफ को दौड़ पड़े। हमें मंदिर की जानिब से लोगों के शोर-ओ-गल की आवाज़ें सुनाई दी। उधर से फायरिंग भी शुरू हो गई थी। हम दोनों दौड़ते चले गए। हम सिंधिया की झोंपड़ी की तरफ दौड़ रहे थे। वहाँ से हमें खूनी जंगल में दाखिल होना था क्योंकि खूनी जंगल से बाहर निकलने का वही एक करीबी और आसान रास्ता था। मंदिर की तरफ से ऊपर तले 4 ज़बरदस्त धमाके हुए। मंदिर के आगे हमने जो बारूदी सुरंगें बिछाई हुई थी उन्होंने फटकर 4 सपेरे फौजियों को उड़ा दिया था। अभी इन टाइम बमों के धमाके नहीं हुए थे जो हमने मंदिर और आश्रम की दीवारों में लगाए थे। इनके फटने में मेरे अंदाजे के मुताबिक 10-15 मिनट ही रह गए थे। हम खूनी जंगल के अंधेरे में तेज तेज चल रहे थे। पीछे से स्टेन गन के ब्रेस्ट आ रहे थे मगर इनकी बौछारें दरख्तों के ऊपर और दाएं बाएं लग रही थी। मैंने कमांडो खालिद को फायर करने से मना कर दिया। हमारे फायर के धमाके दुश्मन को हमारी सिम्मत बता सकते थे। मुझे कमांडो खालिद को अपने साथ लगाकर तेज तेज कदम चलना पड़ रहा था ताकि वो मेरे जिस्म की बू की वजह से सांपों और आदमखोर दरख्तों की टहनियों से बच सके। हम जब दलदली जोहड़ के करीब पहुंचे तो अचानक सामने से बिन मानस निकल कर सामने आ गया। इसने हम पर हमला तो न किया लेकिन हमारा रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। मैं इसके करीब गया तो इसने मुझ पर हमला कर दिया। कमांडो खालिद ने ब्रेस्ट मार कर इसे गिरा दिया। ब्रेस्ट के धमाके जंगल में गूंजे तो हमारे पीछे फायर आना शुरू हो गए। सपेरे फौजियों को हमारी फायरिंग ने बता दिया था कि हम जंगल में किस तरफ हैं। इसके बाद अचानक खौफनाक धमाकों से ज़मीन हिलने लगी। ये हमारे लगाए हुए डायनामाइट के धमाके थे। ये इस कदर ज़बरदस्त थे कि जंगल में ज़लज़ला सा आ गया। दूर मंदिर की तरफ से वावेला की आवाज़ें आने लगी। फिर ये चीखो पुकार धीमा पड़ता गया। अब हम पर पीछे से फायरिंग नहीं हो रही थी। हमारे लगाए हुए बमों के धमाकों ने नाग मंदिर और आश्रम को मलबे का ढेर बना दिया था। हम खूनी जंगल से निकल आए। पीछे मुड़कर देखा तो हमारे दाएं जानिब आसमान पर रोशनियों की चमक पड़ रही थी।
यकीनन आश्रम और मंदिर के दरो दीवार आग की लपेट में थे। खूनी जंगल की सरहद पार करने के बाद हम रुके नहीं, बल्कि तारीकी में डूबे हुए वीरान मैदान में तेज तेज चलते चले गए। जब हम चौखंबा गांव के बाहर खेतों के किनारे जोगन माया देवी की कुटिया के पास पहुंचे तो यहाँ हमारे मुजाहिद साथी भी हमें मिल गए। हमारे पास 4 दस्ती बम अभी मौजूद थे। कमांडो खालिद ने कहा, यहाँ से हमें अपने खुफिया ठिकाने पर पहुँचना है, तुम फौरन रवाना हो जाओ, हम तुम्हारे बाद आएंगे। मुजाहिद इसी वक्त गाँव की तरफ जाने वाली पगडंडी की तरफ चल पड़े। मैं और कमांडो खालिद जोगन की कुटिया के बाहर बैठ गए। हमने जोगन के मटके में से पानी पिया और खूनी जंगल के जुनूब की तरफ आसमान को तकने लगे, जहाँ शोलों की चमक पड़ रही थी। कमांडो खालिद कहने लगा, करमदाद, हमारा मिशन खुदा के फजलो करम से कामयाब रहा। मैंने कहा, मैंने इस शैतान को इसके साथियों समेत जहन्नम में पहुंचा दिया है। कमांडो खालिद ने अंधेरे में मेरी तरफ अपनी चमकती हुई आंखों से देखकर कहा, खुदा का शुक्र है कि अभी तक तुम इंसानी शक्ल में हो। अल्लाह करे कि अब मैं ऐसा ही रहूं, क्योंकि अगला मिशन ज्यादा खतरनाक और नाजुक है। ये तो जंगल का मिशन था, अगला मिशन भारत के बड़े शहर कोलकाता में शुरू होने वाला है। वहाँ हमारा मुकाबला माफिया के छुपे हुए जराइम पेशा कातलों से होगा। कमांडो खालिद बोला, हम इंशाल्लाह इसमें भी कामयाब होंगे। हमने हैंड ग्रेनेड और स्टीन गन्ने मुजाहिदों के हवाले कर दी थी, जो थैले में डालकर अपने साथ ले गए थे। हमारे पास सिर्फ एक पिस्तौल और कमांडो चाकू ही थे। खालिद बोला, मेरा ख्याल है वो फटने वाली है, हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। अमूठी और चौखंबा गांव से जरा परे होकर आगे चल दिए। इस वक्त आसमान पर एक बार फिर बादल छाने लगे थे। जिस वक्त हम भोपाल शहर के मज़ाफ़ात में पहुँचे तो बारिश शुरू हो गई। बादल काले स्याह थे, बारिश मूसलाधार हो रही थी। हम शहर के बाहर से गुजरने वाली सड़क के किनारे एक जगह दरख्तों के नीचे बैठ गए। बारिश मूसलाधार होने की वजह से दरख्तों में से पानी टपक टपक कर हम पर गिर रहा था। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ से हमें किस तरफ जाना होगा। शहर की इमारतें और टीले पर पुराने किले की इमारत दूर से नजर आ रही थी। सड़क पर बारिश की वजह से किसी वक्त कोई मोटर या रिक्शा गुजरता था। 3 मोटर रिक्शा गुजरे, इनमें से कोई खाली नहीं था। मैंने कमांडो खालिद से पूछा कि हमें किस तरफ जाना होगा। इसने दाएं जानिब इशारा किया। हमें इन दरख्तों के पीछे से निकलकर पुराने किले की तरफ जाना है। मैंने इसे कहा, सर्दी तो बिल्कुल नहीं है, क्यों ना हम बारिश में ही रवाना हो जाएं, यहाँ हमारा ज़्यादा देर बैठना ठीक नहीं है। कमांडो खालिद उठ खड़ा हुआ, तुम ठीक कहते हो। हम दरख्तों के नीचे से निकलकर सड़क के किनारे किनारे चल पड़े। हमने अपनी जैकेटों के कॉलर ऊपर कर लिए थे, मगर बारिश इतनी मूसलाधार थी कि हम थोड़ी देर में ही शराबूर हो गए। मगर हम चलते गए। पीछे से एक गाड़ी आई और हमारे करीब से गुजर गई। जरा आगे जाकर वो रुक गई। हम इसके करीब से गुजरने लगे तो अगली सीट का दरवाज़ा खुल गया। ये पुराने मॉडल की बड़ी गाड़ी थी। अंदर से किसी मर्द ने आवाज़ देकर कहा, अंदर आ जाइए, आपको जहाँ जाना है पहुँचा दूंगा। कमांडो खालिद ने आहिस्ता से कहा, शुक्रिया, हमें करीब ही जाना है। मैं गाड़ी में दाखिल हो गया। आ जाओ खान साहब। मैंने खालिद को खान साहब कहकर पुकारा। वो ज़रा हिचकिचाया, फिर अंदर दाखिल होकर मेरे साथ ही बैठ गया। ड्राइवर गाड़ी का मालिक लगता था। पक्की उम्र का, चौड़े हड्ड काट का आदमी था। बड़ी बड़ी मूंछें थी, बड़ा वज़ादार लगता था। कहने लगा, आपको कहाँ जाना है? मैं चुप रहा कि कमांडो खालिद खुद ही बताएगा। खालिद ने कहा, पुराने किले वाले मोड़ पर उतार दीजिएगा, हमारा मकान वहाँ करीब ही है। मोटर गाड़ी बारिश में सड़क पर चली जा रही थी। इस आदमी ने पूछा, आप इतनी तेज़ बारिश में कहाँ से आ रहे हैं? कमांडो खालिद ने कोई जवाब न दिया। मैंने कहा, एक दोस्त से मिलकर आ रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। वो आदमी बोला, मेरा नाम सौलत खान है, मेरा लकड़ी का कारोबार है, कभी हमारे यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा, ये मेरा कार्ड है। इसने डैशबोर्ड में से कार्ड निकाल कर मुझे दिया, फिर पूछा, आप लोग क्या काम करते हैं? कमांडो खालिद बिल्कुल खामोश था। मैंने यूं ही कह दिया, मैं म्यूनसिपल कमेटी भोपाल में क्लर्क हूँ, ये मेरा दोस्त है, इसकी मनियारी की दुकान है। इसके बाद सौलत खान ने कोई बात नहीं की। शायद हम इसके मतलब के आदमी नहीं निकले थे। सड़क पर पुरानी किले का मोड़ आया तो उन्होंने गाड़ी एक तरफ करके खड़ी कर दी। बारिश का जोर कुछ टूट चुका था। हम शुक्रिया अदा करके गाड़ी से उतर गए। जब गाड़ी आगे निकल गई तो कमांडो खालिद कहने लगा, करमदाद, तुम्हें ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए थी। ये शख्स कोई रिटायर्ड पुलिस अफसर लगता था। मैंने कहा, मैंने कोई फालतू बात नहीं की। इसने सवाल पूछा, मैंने महफूज सा मुख्तसर जवाब दे दिया। हम खेतों में पुराने किले की तरफ चल रहे थे। कमांडो खालिद बोला, दरअसल हमें यहाँ बेहद मोहतात होकर रहना पड़ता है। हमारी तहरीक इंतहाई खुफिया भी है, लेकिन हम बाहर आम लोगों में चलते फिरते रहते हैं। हमें ऐसा करना पड़ता है। क्या तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं है? वो बोला, भोपाल की पुलिस या इंटेलिजेंस हमारी जमात के किसी आदमी को अभी तक नहीं पकड़ सकी। इस वजह से इनके पास हमारी कोई शनाख्त नहीं है और वो हमसे किसी को नहीं पहचान सकते। फिर भी हम दिन के वक्त कम ही बाहर निकलते हैं। हमारे मुजाहिद भोपाल शहर में मुख्तलिफ जगहों पर मुलाजिम हैं, लेकिन किसी को इनके बारे में इल्म नहीं कि हमारी ज़ेरे ज़मीन जमात के मेंबर हैं। इसी तरह हम बातें करते एक छोटी सी आबादी के करीब से गुजर गए।
बारिश अब रुक गई थी। आबादी से कुछ फासले पर बाएं जानिब पुराने किले के खंडर नजर आने लगे। मैंने इन्हें पहचान लिया। इन खंडरों में ही हमें जाना था और इनके नीचे वीरान टीला था जिस पर कीकर के दरख्त और जंगली झाड़ियां उगी हुई थी। टीले के करीब बारादरी का खंडर था। बारादरी से चंद कदम पीछे कमांडो खालिद रुक गया। इसने मुझे भी अपने साथ वहां बिठा लिया। अगरचे आसमान काले स्याह बादलों से ढका हुआ था, मगर यह दिन का वक्त था और काफ़ी रोशनी थी। इसकी उकाबी नज़रें बारादरी के आसपास के इलाके का जायज़ा ले रही थी। जब इसे यकीन हो गया कि वहाँ और कोई दूसरा इंसान नहीं है तो कहने लगा, मेरे पीछे आओ। हम बारादरी के करीब से होकर टीले की तरफ निकल गए। यहाँ वही गड्ढा था जिसमें से बारिश का पानी एक जानिब नाले की शक्ल में बाहर निकल रहा था। हम गड्ढे में उतर गए और झाड़ियों को हटाकर खुफिया कमीनगाह के शुकाफ में से गार में दाखिल हो गए। हमारे मुजाहिद हमसे पहले वहाँ पहुँच चुके थे। कमांडो खालिद ने इस वक्त अपने एक मुजाहिद के हाथ मेरी बीवी जमीला को पैगाम पहुँचा दिया कि हम अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल करके खैरियत से वापस आ गए हैं। इससे मेरी भी तसल्ली हो गई। हमने खाना खाया और सो गए। सारी रात के जागे और थके हुए थे। जब जागे तो रात हो गई। कमांडो खालिद ने चाय बनवाई। हम चाय पीते हुए अपने अगले मिशन के बारे में गुफ्तगू करने लगे। मैंने कमांडो खालिद से कहा, कमांडर, मैं कोलकाता मुक्ति बाहिनी वालों को ठिकाने लगाने से पहले दिल्ली में श्री राज को ठिकाने लगाना चाहता हूँ। इस शख्स ने मेरी बीवी को कोलकाता से खरीदा था और इसको अपने देवगिरी को तोहफे में पेश किया था। मैं इससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता हूँ। कमांडर खालिद खामोशी से चाय पीता रहा। कहने लगा, ये श्री राज दिल्ली में किस जगह रहता है? मैंने इसे इसकी आलीशान कोठी का हदूद अरबा बताया और कहा, मेरे मोहसिन मुश्ताक अली साहब इस मिशन में हमें गाइड करेंगे। इनका एक आदमी श्री राज की गैंग में काम करता है। इसकी मदद से हमारे हाथ श्री राज की गर्दन तक पहुँच सकते हैं। कमांडो खालिद ने बड़ी अक्लमंदी की बात की। कहने लगे, करमदाद, मेरा नहीं ख्याल कि मुश्ताक अली साहब हमारी मदद करेंगे। जैसा कि तुमने बताया है कि दिल्ली में इनका होटल का कारोबार है, सब लोगों से इनके ताल्लुकात हैं। वो श्री राज के गैंग से दुश्मनी लेने का खतरा मोल नहीं लेंगे। मैंने सोचा कि कमांडो खालिद ने कोई गलत बात नहीं की। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने मुझे और मेरी बीवी को पनाह दी थी और हमारी हर तरह से मदद की थी, लेकिन उन्हें मालूम था कि हम एक रोज़ वहाँ से कोलकाता की तरफ जाने वाले हैं। श्री राज के मामले में हो सकता है कि वो अपना हाथ खींच लें। मैंने कमांडो खालिद से कहा, फिर तुम क्या मशवरा देते हो? ये बात तय है कि मैं श्री राज को किसी हालत में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खालिद चैनक में से अपनी प्याली में चाय उंडेल रहा था। कहने लगा, तुम्हारा ये फैसला हक बजानिब है और मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि हमें मुश्ताक अली साहब से इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। हमें जो कुछ भी करना है अपने तौर पर करना है। मुश्ताक अली साहब को हम कुछ नहीं बताएंगे, इनके पास ठहरेंगे और किसी बहाने तुम इनसे श्री राज के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करोगे। कमांडो खालिद का मशवरा मुझे पसंद आया। मैंने कहा, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। वो बोला, तुम इन्हें मेरा तारुफ इस तरह कराओगे कि ये मेरा दोस्त अली अकबर है। तुम इन्हें ये भी नहीं बताओगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी जमीला मिल गई है। महादेव आश्रम के कमांडो मिशन के सिलसिले में भी कोई बात नहीं करोगे। इन्हें यही कहना कि अली अकबर के जरिए मुझे मालूम हुआ है कि मेरी बीवी श्री राज के पास ही है। इसने सनताब अली के गुरु देवगिरी से वापस मंगवा लिया है और दिल्ली में ही किसी खुफिया जगह पर रखा हुआ है। बाकी मुश्ताक अली साहब को मैं खुद ही बताऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ भोपाल से दिल्ली क्यों आया हूँ। ये सारी बातें तय करने के बाद हमने दिल्ली मिशन के प्रोग्राम पर गौर करना शुरू कर दिया। मैंने खालिद से कहा, हमें कितने मुजाहिद अपने साथ ले जाने होंगे? कमांडो खालिद ने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ से हमें एक भी आदमी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली में हमारे मुजाहिद मौजूद हैं, वो हमारी मदद करेंगे। हमारी खुफिया जमात के कारकुन भारत के हर बड़े शहर में मौजूद हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये प्रोग्राम बना के हम अगले रोज़ शाम की गाड़ी से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। कमांडो खालिद ने कहा कि हमें अपने साथ किसी किस्म का असला वगैरह ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें जिस किस्म के असला की ज़रूरत पड़ी दिल्ली के मुजाहिद हमें मुहैया कर देंगे। अगले रोज़ जमीला मुझसे मिलने खुफिया कमीनगाह पर आई। मुझे देखकर इसका चेहरा खुशी से खिल गया था। ये जानकर इसे और भी खुशी हुई कि इतने दिन गुजर जाने के बावजूद मुझ पर सांप की शक्ल इख्तियार कर जाने का दौरा नहीं पड़ा था। मैंने इसे कहा, जमीला, लगता है कि अल्लाह मियाँ ने मेरे गुनाह माफ़ कर दिए हैं। अब इंशाअल्लाह मैं अपनी असल शक्ल में ही ज़िंदा रहूँगा। वो बोली, मैं तो दिन रात यही दुआएं मांगती रही हूँ कि खुदा हमारे गुनाह बख्श दे और हम जल्दी वापस पाकिस्तान पहुँच जाएँ। फिर कहने लगी, तुमने देवगिरी और महादेव को हलाक करके मेरे सीने में ठंड डाल दी है। अब हमें पाकिस्तान रवाना हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।